गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं 50 इकोनॉमिक्स क्लासिक्स, जिसे लिखा है टॉम बटलर बोर्डन ने। यह कहानी है उन विचारों की जिन्होंने हमारी दुनिया को बनाया, उन सिद्धांतों की जिन्होंने साम्राज्यों को उठाया और गिराया, और उन दिमागों की जिन्होंने ये समझने की कोशिश की कि आखिर पैसा, बाजार और अर्थव्यवस्था चलती कैसे है। टॉम बटलर बाउडन की किताब 50 इकोनॉमिक्स क्लासिक्स असल में एक विशाल यात्रा है जो हमें आर्थिक विचारों की दुनिया के 50 सबसे बड़े स्तंभों से रूबरू कराती है। यह कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, बल्कि एक ऐसा द्वार है जिसे खोलते ही हम एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जॉन मेनार्ड कीन्स और अमर्त्य सेन जैसे दिग्गजों की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी के स्कॉटलैंड से, जहां एडम स्मिथ नाम के एक विचारक ने दुनिया को बताया कि किसी देश की असली दौलत सोने के भंडार में नहीं, बल्कि उसकी उत्पादन करने की क्षमता में छिपी है। उनकी 1776 में लिखी गई किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस ने एक क्रांति ला दी। स्मिथ ने तर्क दिया कि जब हर व्यक्ति अपना स्वार्थ साधता है, अपने लिए अधिक से अधिक कमाने की कोशिश करता है, तो एक अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड, पूरी अर्थव्यवस्था को संचालित कर देता है। यानी एक दुकानदार अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए अच्छा माल बेचता है और उससे समाज को फायदा होता है। स्मिथ ने सरकार के हस्तक्षेप का विरोध किया और कहा कि बाजार को अपने हिसाब से चलने दिया जाए। यहीं से आधुनिक पूंजीवाद की नींव पड़ी। एडम स्मिथ के बाद डेविड रिकार्डो आते हैं। उन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत में एक ऐसा सिद्धांत दिया जो आज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ है, तुलनात्मक लाभ, कंपैरेटिव एडवांटेज। रिकार्डो ने समझाया कि दो देश चाहे एक दूसरे से हर चीज में कमजोर हो, फिर भी व्यापार करके फायदा कमा सकते हैं। मान लीजिए भारत कपड़ा बनाने में इंग्लैंड से बेहतर है और इंग्लैंड मशीनें बनाने में भारत से बेहतर है, तो दोनों को वही बनाना चाहिए जिसमें वे बेहतर हैं और आपस में व्यापार करना चाहिए। इससे दोनों की अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होंगी। इसी दौर में जॉन स्टुअर्ट मिल आए, जिन्होंने अर्थशास्त्र को सिर्फ उत्पादन का विज्ञान न मानकर वितरण का भी विज्ञान माना। उनकी 1848 की किताब प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ने यह सवाल उठाया कि जो संपत्ति बनती है वह समाज में बराबर बननी चाहिए या नहीं। मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया, लेकिन सामाजिक न्याय की बात भी की। 19वीं सदी के अंत तक अर्थशास्त्र और भी परिष्कृत होने लगा। एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में सप्लाई और डिमांड के बीच के रिश्ते को बारीकी से समझाया। उन्होंने बताया कि कीमत कैसे तय होती है और प्राइस इलास्टिसिटी यानी मांग की कीमत के प्रति संवेदनशीलता जैसी अवधारणाएं दी। वहीं लियोन वालरास ने गणित का इस्तेमाल करके ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे एक बाजार में होने वाला बदलाव दूसरे बाजारों को भी प्रभावित करता है। यह जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी थी, जो ये मानती है कि सभी बाजार एक दूसरे से जुड़े हैं और अंततः एक संतुलन की स्थिति में पहुंचते हैं। लेकिन ये सब सिद्धांत 20वीं सदी की उस भयानक आपदा के सामने फीके पड़ गए जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। 1930 के दशक में दुनिया भर में फैक्ट्रियां बंद हो गईं, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। पुराने अर्थशास्त्रियों का मानना था कि बाजार अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब जॉन मेनार्ड कीन्स नाम के एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। उनकी एक थी 1936 की किताब द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी ने बताया कि बाजार खुद को ठीक नहीं कर सकता। कीन्स ने कहा कि मंदी के दौर में लोग बचत करना शुरू कर देते हैं और खर्च कम कर देते हैं। खर्च कम होने से मांग घटती है, कंपनियां कम उत्पादन करती हैं और छंटनी करती हैं। ये एक दुष्चक्र बन जाता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए सरकार को आगे आना होगा। सरकार को खर्च करना चाहिए, सड़कें, पुल, बांध बनाने चाहिए ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए और मांग फिर से बढ़े। ये कीन्स की क्रांति थी। सरकारी हस्तक्षेप और वित्तीय नीति, फिस्कल पॉलिसी का जन्म। कीन्स के बाद भी उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाले कई अर्थशास्त्री आए, जिन्हें पोस्ट कीनेसियन कहा गया। जॉन रॉबिन्सन ने बाजारों में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, इम्परफेक्ट कंपटीशन का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि असल दुनिया में बाजार वैसे नहीं चलते जैसे एडम स्मिथ या मार्शल ने कल्पना की थी। कुछ कंपनियां इतनी बड़ी होती हैं कि वे कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आखिर मुनाफा कहाँ जाता है और कैसे बढ़ता है। समय बीतता गया और 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अर्थशास्त्र में एक नई क्रांति आई। ये क्रांति लाई डैनियल काहनमैन और अमोस टावर्स की जैसे मनोवैज्ञानिकों ने। उन्होंने दिखाया कि इंसान उतना तर्कसंगत रैशनल नहीं है जितना अर्थशास्त्री मानते हैं। हम अक्सर भावनाओं, पूर्वाग्रहों और गलत धारणाओं के आधार पर फैसले लेते हैं। काहनमैन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो ने हमारे दिमाग के दो सिस्टम के बारे में बताया। सिस्टम एक तेज, सहज और भावनात्मक है, और सिस्टम दो धीमा, तार्किक और विचारशील है। अक्सर हम सिस्टम एक के सहारे फैसले ले लेते हैं, जिससे गलतियां होती हैं। जैसे हम किसी शेयर को सिर्फ इसलिए नहीं बेचते क्योंकि हमें नुकसान का डर है, भले ही तर्क कहे कि बेच देना चाहिए। इसे लॉस एवर्जन कहते हैं। रिचर्ड थेलर ने इसी विचार को आगे बढ़ाया और नज़ यानी हल्का धक्का का सिद्धांत दिया। उनकी किताब नज़ में बताया गया कि कैसे छोटे छोटे बदलावों से लोगों के व्यवहार को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी कंपनी में कर्मचारियों को पेंशन फंड में पैसा डालने के लिए ऑप्ट इन करना पड़ता है, तो बहुत कम लोग करते हैं।
लेकिन अगर उन्हें अपने आप उसमें डाल दिया जाए और ऑप्ट आउट का विकल्प दिया जाए तो अधिकतर लोग उसमें बने रहते हैं। ये उनकी आज़ादी छीनना नहीं है, बल्कि उन्हें सही रास्ते पर ले जाने के लिए एक हल्का सा धक्का है। थेलर ने साबित किया कि सरकारें और कंपनियां इस तरह के नच का इस्तेमाल करके लोगों के लिए बेहतर वित्तीय फैसले लेना आसान बना सकती हैं। वहीं वर्नोन स्मिथ ने प्रयोगों के जरिए अर्थशास्त्र को परखना शुरू किया। उन्होंने लैब में नकली बाजार बनाकर देखा कि लोग असल में कैसे व्यवहार करते हैं। उनके प्रयोगों ने कई पुराने सिद्धांतों को चुनौती दी और बाजार की जटिलताओं को उजागर किया। अब कहानी मुड़ती है विकास और असमानता की तरफ। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र को एक नया आयाम दिया। उनकी किताब डेवलपमेंट एज फ्रीडम ने विकास को सिर्फ जीडीपी बढ़ने का पैमाना न मानकर उसे स्वतंत्रता से जोड़ा। सेन ने कहा कि असली विकास तब होता है जब लोगों के पास वो क्षमताएं हों जो वे चाहते हैं। सिर्फ पैसा होना काफी नहीं, बल्कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक आज़ादी भी जरूरी है। गरीबी सिर्फ आय की कमी नहीं, बल्कि योग्यताओं का अभाव है। सेन के विचारों ने संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक की नींव रखी। जोसेफ स्टिग्लिट्स ने वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की आलोचना की। उनकी किताब ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स में बताया गया कि कैसे IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं विकासशील देशों पर ऐसी नीतियां थोपती हैं जो उनके लिए फायदेमंद नहीं होती। स्टिग्लिट्स ने तर्क दिया कि मुक्त बाजार अपने आप में अंतिम समाधान नहीं है और बाजार की विफलताओं, मार्केट फेलियर को सुधारने के लिए सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। थॉमस पिकेटी ने अपनी चर्चित पुस्तक कैपिटल इन द 21st सेंचुरी में सदियों के आंकड़ों का विश्लेषण करके दिखाया कि पूंजी पर रिटर्न आमतौर पर आर्थिक विकास दर जी से अधिक होता है। यानी जिनके पास पहले से पैसा है वे उस पैसे से और पैसा कमा लेते हैं, जबकि मेहनतकश वर्ग की कमाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ती। इससे असमानता लगातार बढ़ती जाती है। पिकेटी ने इस असमानता को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स जैसे सुझाव दिए। कहानी अब बाजार के उतार चढ़ाव और वित्तीय संकटों की तरफ मुड़ती है। हाइमन मिन्स्की ने अपनी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हाइपोथेसिस में बताया कि आर्थिक स्थिरता के लंबे दौर में ही अस्थिरता के बीज छिपे होते हैं। जब अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही होती है तो लोग और कंपनियां अधिक जोखिम लेने लगते हैं, अधिक कर्ज लेने लगते हैं। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कर्ज का बोझ इतना नहीं बढ़ जाता कि एक छोटा सा झटका पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दे। यही मिन्स्की मोमेंट है, वह पल जब बुलबुला फूटता है और मंदी शुरू होती है। चार्ल्स किंडलबर्गर ने अपनी किताब मेनियाज, पैनिक्स एंड क्रैशेज में इतिहास के कई वित्तीय संकटों का अध्ययन किया और पाया कि उनके पैटर्न एक जैसे होते हैं। पहले अत्यधिक उत्साह, फिर घबराहट और आखिर में क्रैश। उन्होंने ये भी बताया कि इन संकटों को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट की जरूरत होती है, जो घबराए हुए बाजारों को भरोसा दिला सके। नसीम तालिब ने ब्लैक स्वान यानी काला हंस की अवधारणा दी। उनकी किताब द ब्लैक स्वान में बताया गया कि कैसे अप्रत्याशित दुर्लभ घटनाएं दुनिया पर सबसे गहरा असर डालती हैं, जैसे 2008 का वित्तीय संकट या कोविड महामारी। तालिब का कहना है कि हम इन घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने सिस्टम को इतना मजबूत बना सकते हैं कि वे इन झटकों को सहन कर सके। अब हम आते हैं अर्थशास्त्र के भविष्य की तरफ। मारियाना माजुकाटो ने अपनी किताब द एंटरप्रेन्योरियल स्टेट में सरकार की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित किया। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार सिर्फ बाजार को ठीक करने वाली नहीं है, बल्कि वह खुद एक उद्यमी है। उन्होंने दिखाया कि इंटरनेट, GPS और स्मार्टफोन की ज़्यादातर तकनीकें सरकारी अनुसंधान का नतीजा है। प्राइवेट सेक्टर तो बाद में उन तकनीकों को लेकर आगे बढ़ा। माजुकाटो चाहती हैं कि सरकार इस भूमिका को पहचाने और नवाचार इनोवेशन में निवेश करे। माइकल सैंडल ने अर्थशास्त्र में नैतिकता का सवाल उठाया। उनकी किताब व्हाट मनी कैंट बाय में पूछा गया कि क्या सब कुछ बेचा जा सकता है? क्या बाजार की हर चीज की एक कीमत होनी चाहिए? सैंडल का तर्क है कि जीवन के कुछ पहलू जैसे दोस्ती, सम्मान, नागरिक कर्तव्य बाजार के दायरे से बाहर होने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब हर चीज बिकाऊ हो जाएगी तो समाज के नैतिक मूल्य खत्म हो जाएंगे। आज के दौर में डिजिटल क्रांति अर्थशास्त्र को फिर से परिभाषित कर रही है। गिग इकॉनमी, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकें रोजगार, उत्पादन और पैसे की हमारी समझ को बदल रही हैं। वहीं जलवायु परिवर्तन ने ग्रीन इकॉनमी की अवधारणा को जन्म दिया है, जो आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। 50 इकोनॉमिक्स क्लासिक्स की यह यात्रा हमें बताती है कि अर्थशास्त्र सिर्फ संख्याओं और ग्राफ का विज्ञान नहीं है। यह मानव व्यवहार, समाज के मूल्यों, सत्ता के ढांचे और भविष्य की आकांक्षाओं की कहानी है। एडम स्मिथ का अदृश्य हाथ, कीन्स की सरकारी नीति, सेन की स्वतंत्रता, पिकेटी की असमानता और माजुकाटो का उद्यमी राज्य, ये सभी हमें एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। अर्थव्यवस्था कोई मशीन नहीं है जिसे घड़ी की तरह चलाया जा सके, बल्कि यह एक जीवंत, जटिल और हमेशा बदलता हुआ तंत्र है। इन विचारों को समझना, आपस में जोड़ना और उन पर सवाल उठाना ही हमें आने वाले कल की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देगा।
ये किताब उसी यात्रा का नक्शा है जो हर उस इंसान के लिए है जो ये जानना चाहता है कि उसके चारों ओर का ये आर्थिक संसार आखिर बना कैसे। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।